इस कंपनी से क्या दिक्कत है आप लोग को एडुकेटी? क्योंकि आपकी एक वीडियो मैंने सुना, आपने कहा इसको हटाओ, टीसीएस लाओ। एडुकेटी को हटाना पड़ेगा, टीसीएस को लाना पड़ेगा। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने कैसे बिडिंग में पार्टिसिपेट करने दिया? कि सीबीआई इंक्वायरी तक बैठ चुकी है शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, तो आप उसको एसएससी जैसे बड़ी परीक्षा का कैसे दे सकते हो? एडुकेटी के पास में सेंटर ही नहीं है, बात तो अब एक्सपोज हुई जाकर के एडुकेटी। इस कंपनी से क्या दिक्कत है आप लोग को एडुकेटी? सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्योंकि आपकी एक वीडियो मैंने सुना, आपने कहा इसको हटाओ, टीसीएस लाओ। सर शुरू में क्या लग रहा था कि जो पेपर हुआ हमारा, और हमारे इमोशंस भी जुड़े हुए थे, 2018 के बाद से सारे के सारे पेपर जो एसएससी के करवाए हैं वो टीसीएस ने कंडक्ट करवाए हैं। उसके बाद में उसका टर्म जो होता है 2024 में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी वो उसको खींचते हैं, 25 तक लेकर के जाते हैं, क्योंकि एसएससी को वेंडर नहीं मिलता है। 25 में बिडिंग होती है, और उसमें बिडिंग में जो टीसीएस का कॉस्ट है वो 350 के अप्रॉक्स में जाता है। एडुकेटी का कॉस्ट जो है वो 200-250 के बीच में वहाँ पर जा रहा होता है। उसके बाद में एडुकेटी टेंडर जीत लेती है, पेपर कराने का सारा जिम्मा उसके पास में आ जाता है। पेपर जब उसके बाद शुरू होता है ना, सिलेक्शन फेज 13 का, तब उसका असली रूप देखने को मिलता है। ऐसी जगह पर वो सेंटर डालते हैं। मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे के केस में क्या होता है कि 30 बच्चों का सेंटर इन्होंने ऐसी जगह पर दे दिया जहाँ बच्चा पहुँच ही नहीं सकता है, जिसमें से कुछ बच्चों का सेंटर अंडमान निकोबार था। 100 रुपये फॉर्म की फ़ीस है, और अंडमान निकोबार जाने के लिए उसको जो है 20-30 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। अगर इतना पैसा होता तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करता? इस फॉर्म में लड़कियों का फ़ीस कोई होता ही नहीं है, फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन पेपर देने के लिए पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कुछ गिरवी रख करके पेपर देना जाना पड़ेगा। इससे उनका फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे सर उनके पास सेंटर ही नहीं है ना, एडुकेटी के पास में सेंटर ही नहीं है। बात तो अब एक्सपोज हुई जाकर के एडुकेटी कि उसके पास में इतने पर्याप्त सेंटर ही नहीं है कि लोगों को उनके अलॉटेड 3, जो सर हम फॉर्म भरते हैं तो 3 प्रेफरेंस मांगे जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों प्रेफरेंस में से कोई भी नहीं मिलता है, और बच्चे को 400-500 किलोमीटर दूर जाकर सेंटर दिया जाता है। कारण ये क्योंकि एडुकेटी के पास में सेंटर नहीं है। तो पहला वहाँ पर एडुकेटी वहाँ एक्सपोज होती है। दूसरा उसके बाद में एक्सपोज होती है सिक्योरिटी फेलियर में। मान लीजिए कि कोई बच्चा सेंटर पर पहुँच रहा है, और पहुँचने के बाद में क्या होता है कि आपकी मोबाइल की चेकिंग होनी चाहिए। मतलब जस्ट पेपर के होने के 2 दिन पहले 35 पॉइंट्स का एक नोटिस जारी करती है एसएससी, और जिसमें साफ लिखा होता है कि आप मेटल की चीज़ें पहन के नहीं जा सकते, नोस्पिन पहन के नहीं जा सकते, आप मोबाइल कैरी नहीं कर सकते, आप डिबार हो जाओगे। और ऐसा करके बच्चों को पूरी तरीके से वो धमका देती है। लेकिन जब सेंटर पर जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है चेक करने के लिए। जो 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटीज़ होते हैं उसमें सिर्फ एक गार्ड है, और ऐसे सेंटर्स पे तो गार्ड देखे सर एक हाथ में सिगरेट फूक रहे हैं और एक हाथ में एडमिट कार्ड देख करके जा रहे हैं। मतलब 16, 17 साल के लड़कों को सिक्योरिटी गार्ड बना रखा है, जिनको ये तक नहीं पता कि चेक कैसे करते हैं। सोचिए, सेंटर के अंदर जब बच्चा पेपर दे रहा है तो उसकी वीडियो बाहर कैसे आ जा रही है? यानी मोबाइल अलाउड है, मोबाइल बच्चा लेकर के जा रहा है, देख रहा है, वीडियो बना रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एकदम चरमराई व्यवस्था थी सिक्योरिटी की। तीसरा, जो एग्जाम सेंटर्स के लोकेशन भी थे, आप ऐसी जगह पर उन्होंने लोकेशन दिया, खेतों के बीच में दे रखा है कि वो बहुत आराम से वो सेंटर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बहुत तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। नीचे यहाँ पर आटा चक्की चल रहा है और ऊपर में सेंटर, और सेंटर पता है सर कैसे मिला है? किसी के पास में 20 सिस्टम है, साइबर कैफ़े वो चला रहा था, उसने क्या किया कि एडुकेटर के साथ में टाई अप कर लिया। एडुकेटी ने 10 लाख में 12 लाख में उसको सेंटर दे दिए, और अब यहाँ पर एसएससी जैसे बढ़िया पेपर उसके पास में हो रहा है। टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वाईफाई उनके इतने स्ट्रांग नहीं है, सर्वर इश्यूज़ है वहाँ पे। ये सारा का सारा जो इशू निकल करके आना सिलेक्शन फेज 13 में, इसने एडुकेटी को एक्सपोज किया, और तभी हमने कहा कि एडुकेटी नहीं चाहिए। इसके अलावा पवन गंगा जैसा एक सेंटर होता है, सुबह में बच्चा वहाँ पेपर देने जाता है, और पेपर देने के बाद में पता चलता है कि 1.5 घंटे तक तो पेपर ही नहीं हो रहा। फिर एंट्री जब उनकी कराई जाती है और जा करके वो पेपर देने की कोशिश करते हैं, बीच में सर्वर ठप हो जाता है। 4 घंटे के बाद में बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, और एट द एंड में पवन गंगा के बाहर ये नोटिस लग जाता है कि हम आज नहीं, कल नहीं, अगले 3 दिन तक पेपर कंडक्ट नहीं कराएंगे। ऐसे हालत में बच्चा पैनिक नहीं होगा तो और क्या होगा? उसको तो ये समझ ही नहीं आएगा कि उसका पेपर दोबारा कब होगा भी कि नहीं होगा, और ऐसे पूरा ये सिचुएशन को आउटब्रेक कर देता है। टीसीएस के समय में ये चीज़ नहीं थी, इसी वजह से शुरू में जो है लोगों ने ये कहा कि टीसीएस लाओ, लेकिन बाद में हमने एसएससी से भी कहा कि हमें कोई टीसीएस लाने की डिमांड नहीं है, क्योंकि एसएससी ने नोटिस में ये जारी कर दिया और न्यूज़ में ये बयान दे दिया कि जो है ये लोग सारे के सारे टीसीएस के द्वारा फंडेड हैं। हाँ, मतलब टीसीएस इनको फंड कर रही है कि तुम प्रोटेस्ट करो एडुकेटी के अगेंस्ट यहाँ पे। तो हमने सीधा कहा भाई हमको टीसीएस भी नहीं चाहिए, हमें बस तुम एक कोई भी साफ सुथरा वेंडर ला करके दे दो जो पेपर कंडक्ट कराए। हमारा सगा ना एडुकेटी है, ना हमारा सगा टीसीएस है, हमारे सगे बच्चे हैं, उनके साथ में गलत ना, उनका पेपर सही तरीके से। Isn't that unfortunate? क्योंकि बीटेक जो लोग करते हैं, आईटी के IEEE के एग्जाम होते हैं, यूपीटी के एग्जाम होते हैं हमारे यहाँ पे, हमें कभी सोचा भी नहीं कि कौन एग्जाम करवा रहा है। फर्क नहीं पड़ता सर, हमारा मकसद था सेंटर कहाँ मिला, वहाँ गए, पेपर दिया, लौट आए। सर हमें तो ये बस भी हम गाली इतनी देते थे कि यार इस सेंटर में हमारे यहाँ पानी अच्छा मिल रहा था, वॉशरूम साफ सुथरा था, वहाँ थोड़ा सा कूलर पंखा की इशू था, कहीं किसी का अच्छा मिल गया।
सर सेंटर पे तो ये सारे इश्यूज थे, बट सरकारी नौकरी जो तैयारी करता है ना सर बच्चा, जनरली 90% वो अपने लाइफ में इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहा है कि उसके पास में, मतलब हम जब अपनी तैयारी करते थे सर 1500 रुपये की फोल्डिंग आती थी, अब मुझे उसको खरीदने में भी बड़ा मुंह लगता था। 300 रुपये का गद्दा लेके आएंगे, बिछा के सो जाएंगे, बोले काम सस्ते में निपट गया। तो वैसे हैं कि हाँ भैया एसी तो जीवन में हमने कभी ये तैयारी में देखा ही नहीं कि एसी होता क्या। पंखे लगा दिए, 2-4 रूममेट लोग हैं, मिल करके रूम शेयर कर लिए, रेंट बांट लिए, तो इस तरीके से हमारे हालात बढ़े हैं। मतलब पनीर भी हमारे यहाँ हफ्ते में एक ही बार बनाएंगे, हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना लाइफ जीते थे। तो वो सेंटर पे जाता है तो वो ये नहीं दिखता पंखा बहुत बढ़िया चाहिए, बट उसका इतना तो डिमांड रहता है कि जब टाइपिंग करवा रहे हो कीबोर्ड से तो इतना सस्ता कीबोर्ड भी मत दे दो कि वो मेरे टाइपिंग के स्किल को ख़त्म कर दे। मेरे टैलेंट वहाँ पर तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर ख़राब हो रहा है तो मेरा जीवन वहाँ व्यर्थ है। वो निकलने के बाद उसके दिमाग में यही चलता है, क्योंकि साल भर की मेहनत है, साल भर की मेहनत है, कड़ी तपस्या है, जीवन के कई सारे त्याग है, और वो जाकर के खराब हो जाता है सर्वर पे। तो उसकी ये डिमांड है कि अपन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखिए, जिससे जो सही हकदार है उसको वो नौकरी तो मिले। ये रिसेंटली परेशानियां शुरू हुई हैं, पहले से चल रही थी? पहले से चल रही थी, काफ़ी मतलब टीसीएस के समय ही परेशानी थी। जैसे कीबोर्ड के इश्यूज थे, वहाँ बच्चे टाइपिंग देने जा रहे हैं कीबोर्ड में। अब सर कीबोर्ड में अपना जब पेपर देने गया था, उल्टा करके उसको जा रहे तो अंदर से कीड़े निकल रहे हैं। अब ये समझना चाहिए था। तो हम ये सारी बातें हमने उस समय चेयरमैन साहब के आगे रखी थी। उन्होंने कहा भी था कि आगे इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन मतलब और ब्लंडर हो गया जो हमने लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक साधारण बच्चे को एसएससी सीजीएल क्रैक करने में कितना टाइम लगता है? औसतन कम से कम 1 साल। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, वो भी तब जब वो बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है, बीटेक कर चुका है, या मतलब अच्छा उसका बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन का काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, काफ़ी मेहनती भी है, और साथ में साथ उसका लक भी उसके साथ में। और नहीं तो सर ज़्यादा तो ज़्यादा हम कह ही नहीं सकते। उतना ही है। किस किस तरह की परेशानियां होती हैं? सर तैयारी में काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती हैं। पहला कि आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो कितने समय में होता है। जब मैंने पेपर दिया था तो उस समय सर मेरा पेपर हो गया, सारी चीज़ हो गई, और आप बिलीव करोगे मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर 8 महीने के बाद आई थी। उसी 8 महीने के दौरान हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल खोल करके, लोगों को पसंद आने लगा, और पता चला कि जब तक हम अच्छे टीचर बन गए तब जा करके मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ रही है। आपने पहली बार शायद आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे? हाँ, पहली बार मैं 1.4 मार्क्स से रह गया था। उसमें भी सर बड़ा गेम था। शुरू में हमें लग रहा था कि हम क्वालिफाइड है, हमें हमारा पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन जिस रात रिजल्ट आने वाली होती है उस रात 50 वैकेंसीज कम कर दी जाती है, और उसी 50 के दायरे में हम वहाँ छट जाते हैं। तो ये हो जाता है। हालांकि उसको मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है सर। ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मुझे मिल भी जाता पोस्ट तो मैं टैक्स असिस्टेंट ही बन पाता, और वो मेरा कभी भी सपना नहीं था। तो मेरे लिए भगवान ने जो किया वो बहुत सही किया कि चलो तुम्हें एक चोट मिली, तुम दर्द सहो, दोबारा बाउंस बैक करो, और इतनी मेहनत करोगे फिर। तब मैंने सर एक बार में 1 महीने के अंदर 5 नौकरियाँ निकाली थी, जहाँ IB था, CPO था, सीजीएल था, सारे पेपर्स थे मेरे। फेलियर लाइफ में क्या सिखाता है? फेलियर लाइफ में अपने कमियों के ऊपर में काम करना सिखाता है कि अभी आपको और मजबूत होना बाकी है। अभी आप जितना समझ रहे हैं कि आप इतने तक बहुत बेस्ट आ चुके हैं, आपको हकीकत आपका दिखाता है। फेलियर आपका वो आईना है जो साफ सुथरा ये बता देता है कि तुम कैसे दिखते हो, शरीर से नहीं अंदर से कैसे हो। मुझे मेरे फेलियर ने यही बताया कि अभी तुम्हें आदित्य बहुत काम करने की ज़रूरत है। शायद यहाँ पर आप अपने आप को अंदर से बेशक स्टार समझ रहे हो, लेकिन जब आपके रिजल्ट सामने आते हैं तो वो ये दिखा देता है सर, क्योंकि है ना, आपका भी रिजल्ट आ रहा है, दूसरों का भी आ रहा है, तीसरों का भी आ रहा है, और जब आप देख रहे हो कि यार मेरे मार्क्स इतने रह गए, फिर वहाँ पर रियलिटी में आपको लगता है यार फेल हुआ, अब काम करने की ज़रूरत है। आप एक एक स्टेप्स पे काम करते हो और उसके ऊपर में मेहनत करते हो, जब रिजल्ट आता है तो बेहतर होता है। NDTV में मेरे शो में SSC के चेयरपर्सन ने बात की थी, संतुष्ट थे आप लोग उनके बयान से? बिल्कुल भी नहीं है, बचकानी बात थी, और ऐसा लग रहा था कि लगा ही नहीं कि वो चेयरमैन है। मतलब ऐसे लॉजिक्स देना, अब एक कहाँ तक ये बात साबित फेयर है। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो ये शुरू किया, पहला पॉइंट सर मैं उनका टारगेट करता हूँ कि ये एक ट्रायल वर्जन था, बच्चे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। उन्होंने कहा ये पहला साल उनका था, कुछ गलतियां हुई, इस पर हम पेनल्टी लगा देंगे। नहीं सर, उसके ऊपर मैं पेनल्टी लगा दोगे, लेकिन जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया, मैं सीधा से एक बात पूछता हूँ कि जिस बच्चे का ये आखिरी अटेम्प्ट था, आप उसके लिए क्या कर पाएंगे? आप जिसके पास में अब कोई औपचारिकता ही नहीं बची, अब उसके पास में लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, वो तैयारी बहुत अच्छी है, मॉक में उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो गारंटेड है कि पेपर में बैठता तो उसका सिलेक्शन होता, लेकिन वो बस वो एक एक्सपेरिमेंट का पात्र बन के रह गया। उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो इन्होंने कहा हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पेपर कैंसिल कराइए पीछे का, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट फेलियर है। आप ये बात कहिए कि हम सीजीएल के लिए पूरी तरीके से जब प्रिपेयर होंगे तो हम पेपर लेंगे। आप ये कहिए कि स्टेनो के लिए हम पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे तो कहेंगे। उन्होंने कहा कि अब की बार दिक्कत आया, आगे में नहीं आएगा। और सर स्टेनो का भी एडमिट कार्ड कुछ लोगों का जो आया, इतना बुरा हालत है कि केरला तक सेंटर दे दिया है। कैसे जाएगा कोई केरला?
एक एक दिन 2-2 दिन का सफ़र है, कोई कैसे तय करेगा वहाँ पे? तो पहली बात तो ये। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हाँ, हमने एडिक्विटी को देखा है, एक्सेप्ट किया है कि वहाँ पर सिस्टम फेलियर है, हम उस पर पेनल्टी लगा देंगे। सर, जो बच्चा सेंटर के साथ ही वहाँ पर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, जब कोई मोबाइल लेकर के जा सकता है पेपर देने, तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि उसने पेपर बिना चीट किए दिया होगा, या यहाँ पर कहीं इन्विजिलेटर ने उसको सपोर्ट नहीं किया होगा? तीसरी उन्होंने यहाँ पर ये बात कही, और सर बहुत हंसी आएगी आपको, उन्होंने, डायरेक्टर ने उनकी बात की। जब हमने उनसे ये सवाल कहा कि सर आज जैसे 100 क्वेश्चन आए, अब जनरली क्या होता है, बच्चों में वो चर्चा हो जाता है आज क्या क्या क्वेश्चंस आए, और ये सब्जेक्टिव तो है नहीं यूपीएससी की तरह कि तुम अलग अलग आंसर दोगे और तुम्हारे लिखने के कला के ऊपर में जो है मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो वही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर से पेपर होता है और सारे के सारे वही 100 सवाल, जो 60-70 क्वेश्चन वो जो है सेम दे देते हैं। अच्छा, हम जब ये डायरेक्टर साहब से ये बात पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो उनका बड़ा ह्यूमरस आंसर होता है। वो ये कहते हैं कि देखो, लोग ये एक्सपेक्ट करके गए होंगे कि अलग क्वेश्चन आएगा और हमने उनको सेम क्वेश्चन देके धप्पा दे दिया। मतलब एक नॉनसेंस रिप्लाई है ये। मतलब जाहिर से सबने पढ़ा होगा क्या आया। सर क्यों नहीं पढ़ा होगा? हर टेलीग्राम ग्रुप में आज के समय डिस्कशन होता है, हर टीचर ऑफलाइन में अपने कोचिंग में डिस्कशन करता है। ऑनलाइन में तो हमने काफ़ी बोल बोल के लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि मत करिए ऐसा, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। लेकिन आप उसको हर तरीके से रोक नहीं सकते ना। एक रूममेट दूसरे के साथ बिल्कुल शेयर करेगा जब उसका पेपर होगा तो। अब इसके में कहाँ तक फेयर सिलेक्शन हुआ? जो पहला दिन जो लड़का गया था वो पूरा मेहनत करके गया था, सिलेबस पढ़ के गया था, तो वो 100 के 70 क्वेश्चन बना पा रहा है। दूसरे दिन जो मेहनत नहीं भी किया वो भी 100 के 70 क्वेश्चन बना रहा है, तो कैसे फेयर सिलेक्शन होगा? आंसर सबको पता ही होता है, आंसर सबको पता है, साल भर वही पढ़ा उसने। अब फिर उसके बाद आप ये कह के निकल जाते हैं कि हम जो है धप्पा मार रहे थे। बताइए, अब ये कोई बात थोड़ी होती है। तो सर बहुत लाचार व्यवस्था है, और जिस तरीके से उन्होंने सारे अपने बातें की, वो अपनी टेक्निकल बातों को समझा रहे लेकिन अपनी कमियों को छुपा